Hello students, myself Anurag Garg, Senior Faculty, Motion Education Private Limited. Today I am here for the paper solution of chemistry 31st अगस्त सेकेंड शिफ्ट। तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन 31 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का। बच्चों बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। यहाँ पर बेंजीन पर एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा रखा है और एक CH2OH भी इसमें ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, रिएक्शन इसमें करवा रखा है, NaOH के साथ हीट भी कर रखा है और H3O+ भी कर रखा है, देन प्रोडक्ट भी बना रखा है। ठीक है, और हमसे कहा गया है द कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज है, मतलब इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो इस रिएक्शन में नहीं बनता है। तो पहले हम देखें कि रिएक्शन है क्या। तो हमें याद है कि जब बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं तो रिएक्शन होती है कैनेजारो रिएक्शन। और कैनेजारो रिएक्शन में बनता क्या है, इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए इस टाइप से जब इसकी रिएक्शन हम NaOH से कराएंगे, कैनेजारो रिएक्शन होगा तो इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन। तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COO- Na+ में, और जब इसका होगा रिडक्शन तो बनेगा यहाँ पर CH2OH। रिमेनिंग ये वाला ग्रुप एज इट इज रहा। तो इस केस में अच्छा जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये जो COO- जो सॉल्ट है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। ठीक से अगर हम देखें तो इसमें ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, मतलब ये डाइऑल है, मतलब डाइऑल तो बन रहा है। इस केस में यहाँ पर हाइड्रोक्सी भी ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो देखिए इस केस में जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वो क्या दे रखा है, कंपाउंड विद बोथ अल्कोहल एंड एसिड फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्कोहल भी है और एसिड फंक्शनल ग्रुप भी है। हाँ बिल्कुल ऐसा बन रहा है, ये अल्कोहल रहा और ये एसिड ग्रुप रहा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, मतलब ये कंपाउंड है। सेकंड दे रखा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसके जो प्रोडक्ट हैं उनमें कहीं पर भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जरा ये देखिए इस केस में मैं ले सकता हूं, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यही ऐसा है जो एज ए प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बाकी डाइऑल, डाइऑल तो बनता ही सी, अभी मैंने बताया, और एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए इस केस में अगर हम दिखाएं तो इस केस में यहाँ पर ये एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो बन ही रहा है, मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यही ऐसा कंपाउंड है जो इसमें एज ए प्रोडक्ट नहीं बनेगा। In which one of the following sets of all species show disproportionation reaction? तो वैसे अपन जानते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट अगर अपनी मीडिएटर ऑक्सीडेशन में है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो फ्लोरीन तो कभी डिस्प्रपोर्शनेट होगा नहीं, क्योंकि फ्लोरीन तो एक सिंगल ऑक्सीडेशन -1 ही शो करता है। ठीक है ना। अब मैग्नीज और क्रोमियम अगर अपन देखें +7 +6 में डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होंगे, लेकिन अपने पास क्या करें, मजबूरी है। एक ऑप्शन ऐसा है, सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें MnO4- इन्होंने दे रखा है जो कि ठीक नहीं है, फिर भी अपन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो MnO4- तो सब में है, अब फ्लोरीन इसमें है तो ये तो होगा नहीं डिस्प्रपोर्शनेट। तो फ्लोरीन तो होता नहीं है डिस्प्रपोर्शनेट, डाइक्रोमेट भी नहीं होगा, यहाँ पर डाइक्रोमेट है ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन अपना कौन सा बचता है, ClO2-, क्लोरीन इसमें +3 में है, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। और क्लोरीन यहाँ 0 में है, ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है, अपन जानते हैं।
और Mn+3 भी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। तो कौन कौन से इसमें डिस्प्रपोर्शनेट होंगे? 3 हो जाएंगे। पर कोई भी ऑप्शन अगर अपन देखें तो MnO4- सभी में है, तो इसको कंसीडर करना ही पड़ेगा। वैसे ये होगा नहीं डिस्प्रपोर्शनेट, तो ऑप्शन अपने को 1 ही ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दे रखा है आइडेंटिफाई करेक्ट ए, बी एंड सी इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। रिएक्शन यहाँ पर दे रखा है बेंजीन के साथ कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड H2SO4। दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन है। उसके बाद जो भी बनेगा रिएक्शन क्लोरीन से करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, क्लोरिनेशन भी करा देंगे। उसके बाद जो बी बनेगा उसकी रिएक्शन FeHCl से करानी है और कंपाउंड बनना चाहिए C। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं यहाँ पर A, B, C के। ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है, एंड इसके अलावा ये थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन। बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो ये देखिए यहाँ पर इसका ये रहा सॉल्यूशन। बेंजीन की रिएक्शन जब HNO3 और H2SO4 से करते हैं, दिस इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। कंपाउंड क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनेगा। तो प्रोडक्ट जो A है वो तो हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब जब इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, Cl+ अटैक करेगा बेंजीन पर। कहाँ पर अटैक करेगा? तो हमें देखना है नाइट्रो कैसा ग्रुप होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो Cl का अटैक कहाँ पर होगा? मेटा पोजीशन पर होगा। तो मेटा पर यहाँ पर आ जाएगा Cl। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिला हमें कौन सा? B। कंपाउंड बनेगा मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद फिर रिएक्शन करवा रखा है FeHCl से, मिस आयरन से करा रखा है इन एसिडिक मीडियम। तो ये क्या करेगा? नाइट्रो ग्रुप को NH2 ग्रुप में रिड्यूस कर देगा। तो NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? NH2 में, एनिलीन बनेगा। मीन्स ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा मेटा क्लोरो एनिलीन। ये इसका C प्रोडक्ट होगा। तो A यहाँ पर हुआ, A हुआ नाइट्रोबेंजीन, B यहाँ पर हुआ मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और C यहाँ पर है मेटा क्लोरो एनिलीन। तो अगर हम इन सभी को देखें तो ये होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। A विल बी नाइट्रोबेंजीन, देन मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और C हो जाएगा मेटा क्लोरो एनिलीन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। The deposition of X and Y on ground surfaces is referred as wet and dry deposition respectively, X and Y। ड्राई डिपोजिशन और वेट डिपोजिशन होना चाहिए। तो क्या होगा? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर अपन जानते हैं एसिडिक है। जब सेटल डाउन होंगे ग्राउंड स्टेट में तो क्या करेंगे? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ड्राई डिपोजिशन होगा। और अमोनिया सॉल्ट क्या करेगा? रेन ड्रॉप रिजल्ट इन वेट ड्रॉप डिपोजिशन, यहाँ ड्रॉपलेट बना देगा, तो वेट डिपोजिशन होगा। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। द नंबर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड in present in sulfurous acid, peroxide disulfuric acid, pyrosulfuric acid। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सल्फ्यूरस एसिड में एक ही सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, पेरोक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड में 4 हैं, और पायरोसल्फ्यूरिक में भी 4 हैं। तो 144, तो आंसर हो जाएगा 144, यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है उसमें देखिए, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है एनिलीन की रिएक्शन हमें करानी है पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, उसके बाद फिर जो बनेगा A, उसका रिएक्शन हमें कराना है ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। बताना है B क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इस केस में क्या होगा, जो एनिलीन है N के पास में लोन पेयर है,
और यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्रेट है, तो होगा क्या, ये N का लोन पेयर यहाँ पर इस C पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करेगा, देन ये पाई बॉन्ड रिटर्न होगा और यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ से एसिटेट जो ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा। और जब N अटैक करेगा तो N पे चार्ज पॉजिटिव ही तो आएगा, वो भी तो अपना H प्लस रिलीज करेगा, तो H प्लस भी यहाँ से लीव करेगा। कुल मिलाकर इसमें बनेगा NH से कनेक्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखिए, ये रहा इस केस में, ये दे रखा पूरा मैकेनिज्म। NH2 में N का लोन पेयर C पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा तो ये वाला केस बनेगा, N पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, O पर नेगेटिव आएगा, देन ये नेगेटिव वापस पाई में कन्वर्ट होगा, पाई में कन्वर्ट होगा और ये एसिटेट आयन यहाँ से लीव कर जाएगा। और जब ये लीव करेगा तो साथ में यहाँ से H प्लस को भी लेकर अलग हो जाएगा। तो ये O माइनस ने H प्लस को लिया, अलग हो गया, तो बना क्या फाइनली इसमें बना PHNHCOCH3, ये कंपाउंड बन जाएगा, ये बनेगा PHNHCOCH3। इसको बोलते हैं यहाँ पर बेंज एनिलाइड, ये कंपाउंड बना। अब इसमें बेंजीन है यहाँ पर, ठीक है, तो अब इसके रिएक्शन जो ब्रोमीन से करेंगे इन एसिडिक एसिड, तो देखो ये बेंजीन है, N यहाँ पर लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर का N का यहाँ पर इफेक्ट कौन सा होगा, प्लस M इफेक्ट होगा, और प्लस M इफेक्ट होगा तो बेंजीन रिंग। चलो मैं PH को यहाँ पर हटाकर ऐसे बेंजीन भी बना सकता हूँ, ये बेंजीन बना दिया, ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ेगी, ऑर्थो पे एंड पैरा पर, या फिर यूं कहें कि ये ग्रुप कैसा होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो आने वाला ब्रोमीन ऑर्थो पर भी अटैक कर सकता है एंड पैरा पर भी अटैक कर सकता है, बट ऑर्थो पोजीशन हिंडर्ड है, इस ग्रुप के कारण ये पोजीशन हिंडर्ड होगी। तो अब ब्रोमीन का अटैक, मेजर अटैक कहाँ पर होगा, पैरा पर होगा, तो पैरा पर ही ब्रोमीन आएगा। ये रहा यहाँ पर NHCOCH3, ये ग्रुप एज इट इज है, और पैरा पर आ जाएगा ब्रोमीन, यही इसका फाइनल प्रोडक्ट B होगा, ठीक है। तो इस केस में A जो प्रोडक्ट होगा वो ये वाला हो जाएगा, ये वाला A होगा और ये वाला B होगा। और अगर हम ऑप्शंस में इसको चेक करें तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यही वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। NHCOCH3 ये बना, देन इसकी पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन का अटैक हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। ये कह रहे हैं लिथियम सॉल्ट आर हाइड्रेटेड और लिथियम हैज हायर पोलराइजिंग पावर देन अदर एल्कली मेटल ग्रुप मेंबर्स। करेक्ट है, ये दोनों सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। लिथियम सॉल्ट हाइड्रेटेड होते हैं क्योंकि हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Li+ होती है। क्यों? इसकी स्मॉल साइज होने से इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट है और आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Li+ ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज होने से इसकी हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर होगी, बिल्कुल करेक्ट है ये। और ये हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इसकी। तो ए और आर सही है इसका, और इसका ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पॉलीमर से ये क्वेश्चन लिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिएस्टर। किस में पॉलिएस्टर मतलब पॉली या एस्टर ग्रुप नहीं होगा, कौन पॉलिएस्टर नहीं होगा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ग्लिप्टल, PH, BV, डेक्रोन एंड नोवोलेक। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो नोवोलेक पर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी इसी सेशन में पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और पहले जो पेपर हुए थे लास्ट मंथ में उसमें भी इस पर क्वेश्चन आए थे। अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, लेकिन नोवोलेक हर सेशन में आ रहा है। तो हमें ये पता है इसका आंसर नोवोलेक होगा, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, आंसर तो इसका नोवोलेक होगा। क्यों? क्योंकि नोवोलेक बनता किससे है। यहाँ पर अगर हम बात करें फिनोल का रिएक्शन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से कराएं, कैसे लिखें, CH2 डबल बॉन्ड O। तो भी पॉलीएस्टर कब बनता है,
पॉलीएस्टर का मतलब एस्टर ग्रुप होना चाहिए। एस्टर ग्रुप कब बनता है पॉलीमराइजेशन में? जब एक मोनोमर के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो और दूसरे मोनोमर में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर रिलीज होगा और एस्टर बनता है। जब तो हम देखें ग्लिप्टल में, PHBV में, डेक्रोन में, इन सब में पॉलीएस्टर ग्रुप होता है। जैसे ग्लिप्टल की बात करें, ग्लिप्टल किससे बनता है? OH CH2CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस साथ में होता है यहाँ पर COOH, ये होता है थैलिक एसिड। तो होगा क्या, इसका H और इसका OH, वाटर निकलेगा, क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। इससे बनता है यहाँ पर ग्लिप्टल, तो ग्लिप्टल में पॉलीएस्टर ग्रुप होता है। उसके बाद PHBV, PHBV क्या होता है? ये बनता है यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एंड साथ में बनता है 3 हाइड्रोक्सी ये बनता है 3 हाइड्रोक्सी एंड वैलेरिक एसिड, COOH यहाँ पर ये लिया, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। कैसे बनेगा? इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसका कार्बोक्सिलिक, इसका हाइड्रोक्सी, जब वाटर रिलीज करेंगे तो भी तो पॉलीएस्टर ग्रुप ही बनेगा, ठीक है। ये भी पॉलीएस्टर बनाएगा, कौन सा वाला? PHBV। एक होता है डेक्रोन, डेक्रोन किससे बनता है? डेक्रोन बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल से एंड टेरेफेलिक एसिड से। ये वाला ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं टेरेफेलिक एसिड। तो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इन दोनों से वाटर रिलीज होगा, एस्टर बनेगा। तो ये होता है डेक्रोन। ये डेक्रोन के मोनोमर है, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेफेलिक एसिड। तो यहाँ पर पॉलीएस्टर कौन कौन देगा? ग्लिप्टल भी देता है, ये भी देगा, ये भी देगा। सिर्फ नोवोलेक ही ऐसा पॉलीमर होता है जिसमें एस्टर ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा सही, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Which one of the following statement is incorrect? Atomic hydrogen is produced at high temperature in, इसमें ये 2000 केल्विन पर, इसका जो परसेंटेज होता है ना वो 0.0821% होता है। तो इसलिए ये 4th वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें एटॉमिक हाइड्रोजन में इसका जो परसेंटेज होता है ना 2000 पे 0.0821 होता है, 81 होता है, 0.0821% होता है। 500 केल्विन पर ये परसेंट बढ़ के 5000 केल्विन पर, 5000 केल्विन पर बढ़ के ये कितना हो जाता है? 95.5%। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी हाइड्रोजन इज हाईएस्ट अमॉन्ग डाईएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल, सही है। डाईएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन और सारे हेलोजन, फ्लोरीन से भी ज़्यादा इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी और सारे हेलोजन में सबसे ज़्यादा है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिकली आपका। तो बोल रहा है द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग इज, आपको इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस W रिवर्सिबल इज व्हाट। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W रिवर्सिबल की बात करी जाए तो यही तो फॉर्मूला होता है, -nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। या आप इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हो रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए, -nRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल, है ना। ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। तो ये तो बच्चों करेक्ट एक्सप्रेशन है। अच्छा दूसरा देखिए ln K इक्वल्स टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0 बाय RT। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों तो डेल्टा G0 का एक फॉर्मूला क्या चलता है, डेल्टा G0 का एक फॉर्मूला चलता है हमारा -RT ln K,
एक तो ये फॉर्मूला चलता है इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स में क्या चलता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये फॉर्मूला हमारा चलता है। ठीक है, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। यहाँ से अगर हम एल एन के को चेक करें बच्चों तो देखो माइनस साइन इधर जाएगा, ये बन जाएगा टी डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट और आर टी जो है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उल्टा रिलेशन लिखा हुआ है ना, डेल्टा एच नॉट आगे है, टी डेल्टा एच नॉट पीछे है, जबकि उसका उल्टा होना चाहिए था। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन पूछा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। अच्छा आगे अगर देखना है तो देखिए के इक्वल्स टू ई माइनस डेल्टा जी नॉट आर टी है, तो ये मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एल एन के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी हो जाएगी। यहाँ से के क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो के इक्वल्स टू ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, यानी ये एक्सप्रेशन भी सही है। अच्छा डेल्टा जी सिस्टम, डेल्टा डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, डेल्टा जी सिस्टम अगर आपको निकालना है तो वो क्या होता है, माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स बोल लीजिए या फिर टोटल बोल लीजिए, तो वही है। देखो डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये डिराइव किया जाता है जब हमें सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी हो और यूनिवर्स की दी हो, तो टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम और माइनस साइन लगा देते हैं। तो हमें इनकरेक्ट एक्सप्रेशन पूछा था, तो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द करेक्ट प्रोडक्ट आर। बेंजीन दे रखा है, पहली रिएक्शन हमें करानी है ब्रोमीन से Fe के प्रेजेंस में, देन मैग्नीशियम ड्राई ईथर और लास्ट में CH3OH के साथ, और ये ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस अभी पहले भी आ चुका है, जो अभी कुछ टाइम पहले जो पेपर हुआ था अभी उसी में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अब इसमें, यूँ हम कह सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन से करते हैं Fe के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, पहले ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बना, फिर ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा, PHMgBr, ये बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड में मैग्नीशियम से अटैच्ड जो भी कार्बन होगा उस पर चार्ज क्या होगा, माइनस। अब इसकी रिएक्शन जब कराते हैं CH3OH के साथ, तो मिथेनॉल में यहाँ पर एसिडिक H प्रेजेंट है, एसिडिक H प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, PH माइनस यहाँ से इसका H लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तो यहाँ पर बनेगा बेंजीन, और रिमेनिंग इसका जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा। तो मैग्नीशियम से एक तो Br कनेक्टेड है और एक OCH3 भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट इज बेंजीन, सेकंड ये रिमेनिंग प्रोडक्ट ये वाला होगा, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इस केस में यहाँ पर हम ले सकते हैं, ये लिखा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Which one of the following correctly represent the order of stability of oxide X2O? सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड होते हैं आयोडीन के, सबसे ज्यादा, और सबसे कम स्टेबल होते हैं ब्रोमीन के। ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आयोडीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का रीजन दिया है कि इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, इसलिए। क्लोरीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का रीजन उन्होंने अलग दिया है, उसमें कहा है कि ये दोनों जो रीजन है वो ब्रोमीन के ऑक्साइड में नहीं दिखते, इसलिए ब्रोमीन का ऑक्साइड उन्होंने कहा है कम स्टेबल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दे रखा है द स्ट्रक्चर ऑफ A and B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। पीएच का मतलब CCH5 दे रखा है, तो बेंजीन का रिएक्शन पहले करवाना है सक्सेनिक एनहाइड्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, 2 इक्विवेलेंट यहाँ पर दे रखा है। A बना रखा है, A के बाद फिर ZnHg HCl से रिएक्शन करके
प्रोडक्ट बी भी हमें बताना है। और ए और बी के यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। ए फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है, सेकंड ऑप्शन ये रहा, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन हमें यहाँ पर ये दे रखा है। तो देखो क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, रिपीट कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट करा है एनटीए ने। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बेंजीन जो है, इस बेंजीन से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बेंजीन का होगा यहाँ पर एसाइलेशन, क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन से यहाँ पर जुड़ेगा कौन, ये बॉन्ड टूटा है, ये बनेगा कीटोन। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है, ये हमने लिखा CH2 एंड उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, पहले तो ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हुआ यहाँ पर A, और जब इसका फिर हम रिडक्शन करेंगे जिंक HG की प्रेजेंस में, मतलब HCl के साथ, तो ये होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में, और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटीज रहता है। तो कीटोन का जब हम रिडक्शन करेंगे तो CO ग्रुप भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्केन में, क्या बनेगा, CH2, यहाँ पर ये हमने लिखा, ठीक है, ये रहा CH2, देन एक और CH2, और उसके बाद आ जाएगा COOH, और यहाँ पर कौन रहेगा, बेंजीन। तो यही इसका यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम इसमें ऑप्शंस की बात करें तो देखिए, इसमें यहाँ पर ये भी दे रखा है, ये पूरा इसमें सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। पहले ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ कीटोनिक ग्रुप, यहाँ कार्बोक्सिलिक, फिर क्लीमेंसन रिडक्शन करेंगे तो फाइनली ये जो CO ग्रुप होगा वो भी यहाँ पर CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये वाला A प्रोडक्ट और ये रहा इसका B प्रोडक्ट। तो फाइनली करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग कन्फर्मेशन आइसोमर्स ऑफ N-ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। हमें इनको इनकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अरेंज करना है, इसके ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एनर्जी में अरेंज करने से पहले हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर लें। तो जो मोस्ट स्टेबल होगा उसका एनर्जी कम होगा, और जो लीस्ट स्टेबल होगा उसका एनर्जी मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ब्यूटेन है इसके डिफरेंट यहाँ पर कन्फर्मेशन गिवन है। ये इसमें CH3 जस्ट अपोजिट है, इनके बीच में जो डाईहेड्रल एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा कितना होगा, 180। तो ये कौन सी फॉर्म है, यहाँ पर एंटी फॉर्म है। यहाँ पर देखिए इनके बीच में जो थीटा दे रखा है वो थीटा कितना दे रखा है, 0 है, 0 थीटा है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये है फुली एक्लिप्स्ड, लिखा फुली एक्लिप्स्ड। थर्ड वाले केस में देखिए दोनों CH3 के बीच में थीटा कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है गॉश फॉर्म। और लास्ट वाले में अगर हम देखें तो फ्रंट कार्बन का CH3 और इसका CH3 के बीच में थीटा यहाँ पर 120 है। तो ये कौन सी फॉर्म है, यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगी पार्शियल एक्लिप्स्ड, ठीक है। तो इन चारों में से जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, ये हमको पता है कौन सी फॉर्म होती है, एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगा। उसके बाद कौन सा फॉर्म स्टेबल होता है, गॉश फॉर्म स्टेबल होता है। गॉश फॉर्म के बाद फिर आता है इसमें पार्शियल एक्लिप्स्ड, और लास्ट में होता है इसमें फुली एक्लिप्स्ड, ठीक है। तो भाई अगर मोस्ट स्टेबल ये है तो इसकी एनर्जी यहाँ पर सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, फर्स्ट की एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद गॉश फॉर्म की एनर्जी होगी, गॉश फॉर्म कौन सा है, थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर। फिर आ रहा है पार्शियल एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स ये रहा कौन सा, ये फोर्थ नंबर। और उसके बाद सबसे कम स्टेबल है फुली एक्लिप्स। तो इसका मतलब फुली एक्लिप्स यहाँ पे कौन सा, ये रहा सेकेंड नंबर। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर रिवर्स कर दिया। यहाँ पर ये जो ऑर्डर था ये था स्टेबिलिटी का, यहाँ ऑर्डर रिवर्स कर दिया। ये किसका ऑर्डर आया, ये आया एनर्जी का। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर मैं इसको यहाँ पर मैच कर रहा हूँ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो उसका ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड इससे मैच कर रहा है।
ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इससे मैच कर रहा है, तो इसका परफेक्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। एनसीईआरटी का सेट क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर इसमें जो एल्बुमिन होता है इसको छोड़कर बाकी ये जो तीनों होते हैं प्रोटीन, ये तीनों फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। एल्बुमिन ऐसा प्रोटीन होता है जो फाइब्रस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें ये जो तीनों होते हैं, फिर से कह रहा हूँ, ये जो तीनों होते हैं ये तीनों फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। हमसे पूछा गया इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। जानते हैं Mn+2 तो कौन से ग्रुप का होता है? ग्रुप 4 का। As+3 ग्रुप सेकंड भी, कॉपर+2 ग्रुप सेकंड है, और Al+3 ग्रुप थर्ड का मैम रेडिकल है। बेसिक रेडिकल है, क्लासिफिकेशन है ना बेसिक रेडिकल का जी, ग्रुप फर्स्ट से लेके ग्रुप 6 तक और 0 ग्रुप। तो Mn+2 थर्ड ग्रुप का, ये सेकंड भी, ये फर्स्ट सेकंड है और ये थर्ड ग्रुप। यूरोपियम+2 आयन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। तो आप जानते हो यूरोपियम का ग्राउंड स्टेट में +2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है Xc4f7 6s2 बनाओगे 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे, ये 4f7 रह जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पर एक ये कंपाउंड दे रखा है, रिएक्शन हमें कराना है NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पर इस केस में देखिए, यहाँ पर जो रिएक्शन होगा, यहाँ पर NaOH दे रखा है। हम अगर ये सोचें कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो, SN2 हम मान सकते हैं, लेकिन SN2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कार्बन के पास वाला ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री नेचर का है, 3 डिग्री नेचर का है। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा? हिंड्रेंस होगा। हिंड्रेंस होगा तो फिर यहाँ पर इस केस में SN2 तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर SN2 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन कैसे होगा? यहाँ पर Cl है, ये अल्फा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे कौन होगा? H होगा। तो क्या करेगा? OH माइनस यहाँ से इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट किस में होगा? पाई में कन्वर्ट होगा। और जब ये पाई में कन्वर्ट होगा तो फिर यहाँ से ये Cl लीव कर जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एंड यहाँ पर एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो कंपाउंड इस केस में यहाँ पर फाइनली बन जाएगा। देखिए, आई थिंक इसमें जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमें मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। एक डबल बॉन्ड तो होगा ही सही, एक डबल बॉन्ड तो होगा ही सही, उसके बाद कॉन्जुगेशन में एक हमें पाई बॉन्ड और मिलेगा और यहाँ पर एक CH3 हमें और भी मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है FeCO का होल 4 C2O4 प्लस। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन कितना आ जाएगा? C2O4 -2 है ना, तो आयरन का ऑक्सीडेशन आ जाएगा इसमें कितना? +3। तो आयरन का ऑक्सीडेशन आ गया इसमें +3। और ये लिगेंड कैसे हैं? +3 तो 3D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्प्लिटिंग के बाद डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होने से पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी और एक अनपेयर्ड बचेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 आ जाएगा। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20
क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। और लिस्ट 1 में अगर आप देखें तो पैरामीटर्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में आपको उनकी एसआई यूनिट्स दी गई हैं। तो बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो वहां से आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट बना सकते हैं। तो आपको करेक्ट मैच करना है, ऑप्शन दिए हुए। तो देखो पहला है बच्चों सेल कांस्टेंट, ठीक है, पहला क्या है, सेल कांस्टेंट। तो अगर हम सेल कांस्टेंट के फॉर्मूले की बात करें बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L/A, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L/A। तो अगर हम इसकी यूनिट देखें तो मान लीजिए ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर इनवर्स होगा, मीटर मीटर में दी होगी तो मीटर इनवर्स होगा। तो यहाँ देखो सेंटीमीटर इनवर्स तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मीटर इनवर्स दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूंगा, मीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि लेंथ किस में होता है बच्चों, मीटर में, और एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। तो ये ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी ए वाले का तो करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा बच्चों, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाले का करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ हम थर्ड लिख लेते हैं, ए वाले का करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, थर्ड, यानी सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही कट गया देखो। और कौन सा कट गया, फोर्थ वाला ऑप्शन भी कट गया, ठीक है, सेकंड और फोर्थ कट गया, तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। अगला चेक कर लेते हैं। वैसे तो देखो तुम्हें यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे सी वाला चेक कर लेना चाहिए, है ना, सी वाला चेक कर लोगे तो तुम्हें आंसर ही मिल जाएगा। बट फिर भी मैं प्रॉपर सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है ना। पहले हमने ए चेक किया तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। यहाँ देखो 2 ऑप्शन के बाद ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, तो ये चेक मत करो, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, तो इनमें सेकंड और फोर्थ में सेकंड चेक कर लो, ठीक है। तो पता चल जाएगा आपको, अगर सेकंड होगा तो यहाँ आ जाएगा, फोर्थ होगा तो यहाँ हो जाएगा, है ना, पॉइंट समझ लो। तो सेकंड वाला चेक करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करी जाए तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखो, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है बच्चों K/m, ठीक है, क्या होता है, K/m इंटू 1000, K/m इंटू 1000। अच्छा यहाँ पे m क्या होता है बच्चों, मोल पर लीटर में होता है, m किस में होता है, मोल पर लीटर में। या चलो पहले K दिखा देता हूँ, K की वैल्यू अभी मैंने बताई। अच्छा K का फॉर्मूला क्या होता है, K का फॉर्मूला K इज इक्वल्स टू 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट, 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट। यहाँ पे उठा के पुट कर दो तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, K क्या हो जाएगा, 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट, 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट K हो गया, ये हो गया बच्चों m इंटू 1000। अच्छा इंटू 1000 का लॉजिक समझ लो, इंटू 1000 मैंने क्यों किया, यहाँ पे 1000 है ध्यान रखना, ठीक है। इंटू 1000 मैंने क्यों किया, 10⁻³ लिख देता हूँ। इंटू 1000 मैंने क्यों किया बच्चों, क्योंकि जब हम यहाँ मोलैरिटी चलाते हैं तो फॉर्मूले में मोल पर लीटर आता है, लेकिन यहाँ पे देखो K की यूनिट सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में, मान लो सेंटीमीटर में है, क्योंकि जनरली सेंटीमीटर में होती है, तो ये सेंटीमीटर में होगी तो मोल पर लीटर है, लीटर ऊपर जाएगा, है ना। देखो मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r की यूनिट तो हो जाएगी बच्चों ओम। यहाँ पे सेल कांस्टेंट की यूनिट हो गई सेंटीमीटर इनवर्स हो गई, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा था। अच्छा मोलैरिटी का क्या होता है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर को मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ। तो यही कारण है यहाँ पे क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यही कारण है यहाँ 10⁻³ हुआ है, ठीक है। चलिए अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आएगा, चेक करो, ओम इनवर्स, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इनवर्स यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो अच्छा ओम इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइमन भी तो लिख सकते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यानी फर्स्ट, यानी बी वाले में करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि बी वाले में करेक्ट मैच फर्स्ट हो गया। सी वाले की बात करते हैं कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, हाँ भाई कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। भाई कंडक्टिविटी है ना, सॉरी रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को मान लो मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो, और फॉर्मूला याद करिए R इक्वल्स टू ρL/A, यानी वही आ गया, है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, K से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा, ये हो जाएगा बच्चों 1/ρ इज इक्वल्स टू L/A इंटू 1/r, और यही क्या हो जाता है हमारे
K की वैल्यू हो जाती है, ठीक है, यही क्या हो जाता है हमारे K की वैल्यू हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K है ना, K इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, यानी इसमें कौन सा मैच कर जाएगा, अपना फोर्थ वाला। ये समझ में आ गया भाई। कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 रेजिस्टिविटी, और यानी K बराबर 1/ρ, ठीक है, यानी ये फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे भी लिखा हुआ था ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 1/r इंटू L/A, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, फोर्थ में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है बच्चों वो तो यूनिट लेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर हमें क्या मिलता है, ये करेक्ट मैच मिलता है। तो बेसिकली आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले से आपको यूनिट बनानी आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते थे। In the electrolytic refining of blister copper, the total number of main impurities from the following removed as a anode mud. एनोड मड में कौन से इनमें से मेटल रहेंगे जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड मड में कौन से मेटल रहेंगे जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह लो वो कॉपर से क्या होगा, कम होगा, तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। या डिस्चार्ज पोटेंशियल कह लो, डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिनका कम होगा। तो कौन कौन सी मेटल है, देखो एक तो ये तो तीनों हैं ही, ये तो अपन को सीरीज में भी दिख जाती हैं। कहाँ पर, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से नीचे है ना, कॉपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और ये 3 मेटल और हैं, कौन कौन सी, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, इनका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से कम है या डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये भी एनोड मड में रह जाएंगी। तो टोटल से 6 मेटल होंगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहा है। 1.22 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अपने को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है जिसका मास कितना है 1.22 ग्राम, इज सेपरेटली डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। उसको हम 100 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व कर रहे हैं। Kb की वैल्यू आपको दी गई है एंड 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक बार तो बेंजीन में डाल रहे हैं, एक बार इसी को किस में डाल रहे हैं, हम एसीटोन में डाल रहे हैं। बेंजीन के लिए Kb की वैल्यू गिवन है, एसीटोन के लिए Kb की वैल्यू गिवन है। आगे कह रहा है द एसिड इज नोन टू डाइमराइज इन बेंजीन। तो बच्चों बेंजीन में क्या हो रहा है, ये डाइमराइज हो रहा है, ध्यान से, बेंजीन में क्या हो रहा है, ये डाइमराइज हो रहा है, बट रिमेन्स एज मोनोमर इन एसीटोन। तो एसीटोन के अंदर क्या है, ये मोनोमर है, और जो भी प्रोसेस है वो हमें 100%, जैसे वहाँ डाइमराइजेशन है ना, तो वो 100% डाइमराइजेशन लेते हुए चलना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा एसीटोन में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इन एसीटोन इंक्रीज बाय 0.17 डिग्री सेल्सियस, यानी एसीटोन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट इतने टेम्परेचर से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड को जब एसीटोन में डाला तो डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी आ गई 0.17। द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन बेंजीन, तो बेंजीन में डेल्टा टीवी की वैल्यू आपको निकालनी है, ये दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो 2 केस है हमारे यहाँ पे, एक है एसीटोन में, एक है बेंजीन में। तो एसीटोन के केस में तो बच्चों मोनोमर है, यानी कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह होगा, यानी यहाँ पे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। इस केस में बच्चों आपके आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको किस में डाल रहे हो बच्चों, बेंजीन में, एसिड इज नोन टू डाइमराइज इन बेंजीन, तो बेंजीन के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इसका डाइमराइजेशन हो रहा है, यानी आई की वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। मैंने बोला 100% लेते हुए चलना है, क्योंकि उसने कुछ परसेंटेज के बारे में जानकारी तो दी नहीं है,
तो सीधे सीधे क्या होगा बेटा, दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो सीधे सीधे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अगर आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1/n-1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 100% यानी 1, आई की वैल्यू निकालनी है -1, डाइमराइज में n की वैल्यू 2 हो जाती है, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से i -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -½ आ जाएगी। तो i की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, +½ तो यहाँ से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, वैसे मुझे डायरेक्टली पता है कि डाइमराइज हो रहा है तो 1/2, ट्राइमराइज हो रहा है तो 1/3 हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद क्या हो गए, आधे हो गए, क्योंकि डाइमराइज हो रहा है। पहले मान लो 1 मोल था, 1 मोल से 2 मॉलिक्यूल मिलकर डाइमराइज होते गए तो आधे हो गए। कैसे भी निकाल लो, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ½ आ जाएगी। इस केस में मोनोमर है यानी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए भाई, डेल्टा टीवी का फॉर्मूला याद करिए। डेल्टा टीवी होता है बच्चों I.Kb.m होता है। अच्छा, मोलैलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू I.Kb मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब दोनों अलग अलग केस को स्टडी करिए, डेल्टा टीबी चेंज होगा, आई चेंज होगा, केवी चेंज होगा। डब्ल्यू की वैल्यू तो 1.22 ग्राम ही रहेगी, डब्ल्यू कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट है, और दोनों के अंदर जरा वेट चेक करिए। वेट कितना है सॉल्वेंट का, 100 ग्राम बेंजीन एंड 100 ग्राम एसीटोन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम दोनों केस में 0.1 होगा। तो ये कॉमन, दोनों में आप 1.22 डाल रहे हो तो वेट ऑफ सॉल्यूट कॉमन, मोलर मास सॉल्यूट कॉमन होना ही है। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आ रहा है बच्चों, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I.Kb, है ना, I.Kb। बाकी सब चीजें कांस्टेंट होगी तो मैंने रिलेशन बना दिया। तो डेल्टा टीबी इन केस ऑफ बेंजीन अपॉन डेल्टा टीबी इन केस ऑफ एसीटोन इज इक्वल टू I.Kb in case of benzene upon I.Kb in case of acetone। आइए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डेल्टा टीबी ऑफ बेंजीन तो हमें निकालना ही है, ठीक है, तो डेल्टा टीबी ऑफ बेंजीन तो हमें कैलकुलेट करना ही है। अच्छा, एसीटोन में कितना हो रहा था बच्चों, 0.17 डिग्री सेल्सियस, 0.17 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन में जब हम डाल रहे हैं तो बच्चों आई की वैल्यू ½ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बच्चों आई यानी कि ½ यानी कि 0.5 लिख देता हूँ। अच्छा, केबी की वैल्यू बेंजीन के केस में कितनी है चेक कर लो, 2.6 है, तो ये हो जाएगी बच्चों 2.6 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय। अच्छा, नीचे एसीटोन है, एसीटोन के केस में आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और इसके लिए केबी की वैल्यू चेक करो कितनी है, कहाँ गया, केबी ऑफ बेंजीन एंड केबी ऑफ एसीटोन 1.7, तो ये जाएगा बच्चों 1.7। यहाँ से डेल्टा टीबी, यहाँ से डेल्टा टीबी की वैल्यू चेक करना, यहाँ से डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा टीबी ऑफ बेंजीन, ये देखना कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5। अच्छा, 0.5 इंटू 2.6 डायरेक्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन, देखना यहाँ से हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, ½ इंटू 2.6 यानी ये तो हो गया 1.3, ये कितना हो जाएगा 0.17, और ये हो जाएगा 1.7। तो ये डेसिमल हटाएंगे बेटा तो ये कितना आएगा 10 की पावर -1, यानी कि 1.3 इंटू 10 की पावर -1, और इसको देखेंगे तो 13 इंटू 10 की पावर -2। तो अगर नियरेस्ट इंटीजर में लेंगे तो ये जो अपना x था ना बच्चों, इन्होंने कैसी फॉर्म में पूछा था, x इंटू 10 की पावर -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 13 आ जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉलिड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो आयनिक कंपाउंड के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला ही चलता है, तो उसी कंसेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दी एम्पेरिकल फॉर्मूला, आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है फॉर अ कंपाउंड विद अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड यानी कि CCP, यानी इसमें Z की वैल्यू कितनी हो गई 4। ध्यान से, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विद अ CCP पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ एनायंस, यानी एनायंस क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं बच्चों, CCP।
अच्छा AXB टाइप है यानी B माइनस होगा और A प्लस होगा, ये कैटायन है, ये एनायन है। भाई आगे वाला एनायन कैटायन होता है और पीछे वाला क्या होता है, एनायन होता है। ठीक है, जैसे NaCl है, मान लो NaCl में आगे वाला क्या है, Na प्लस यानी कैटायन है और ये Cl माइनस एनायन है, तो इसमें आगे वाला में कैटायन यानी A प्लस कुछ टाइप रहा होगा और ये क्या रहा होगा, B माइनस। तो देखो जरा दोबारा, एनायन क्या फॉर्मेशन कर रहा है, CCP, यानी कि एनायन यानी B के नंबर कितना हो गया, 4। B के आयंस एक CCP अरेंजमेंट में कितने होंगे, 4 होंगे, जो कि FCC के रिसेंबल होता है ना, चारों 8 जो कॉर्नर हैं और 6 जो फेसेस हैं उन पे सब पे B माइनस होगा, यानी B माइनस कितना हो जाएगा, 4। एंड विद कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल दी ऑक्टाहेड्रल साइड्स। तो बच्चों अगर Z की वैल्यू कितनी है, N है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, Z के बराबर यानी N, और टेट्राहेड्रल वॉइड याद कर लो कितना होता है, 2N। तो यानी Z की वैल्यू के बराबर ही क्या होगा, हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएंगे, 4, यानी A के कितने आयंस होंगे, 4, और B के भी कितने होंगे, 4, यानी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाएगा, AB। तो X की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 आएगी। ठीक है, यही तो X की वैल्यू थी, तो X की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 आ जाएगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद करिए, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। ये किससे रिएक्शन कर रहा है बच्चों, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मेशन कर रहा है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सभी को पता होगा, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2NaOH, बैलेंस कर दिए मैंने इक्वेशन को। अब सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो बच्चों सोडियम ऑक्साइड का मैं कितना ले रहा हूँ, 20 ग्राम। अच्छा मोलर मास निकाल लेते हैं, 46 प्लस 16, 46, 56 और 6 कितना हो जाएगा, 62, और ले कितना रहे हैं, 20। तो मोल ऑफ Na2O चेक कर लेते हैं, मोल ऑफ Na2O हो जाएगा बच्चों 20 बाय कितना आया था, 62। ठीक है, 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 6 52 एंड 10 62। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 2 3 जा 6 2 1 जा 2, 10 बाय 31 मोल। यानी मोल ऑफ Na2O कितने हो जाएंगे बच्चों, 10 बाय 31 मोल बेसिकली हमने लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml वाटर। 500 ml वाटर का मतलब कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना है आपको बच्चों, 0.5 लीटर या हाफ लीटर बोल सकते हैं। नेग्लेक्टिंग द चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग NaOH सॉल्यूशन इज, आपको जो रिजल्टिंग NaOH सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन बतानी है। तो देखिए Na2O का 1 मोल जाएगा तो NaOH का 2 मोल बनेगा। तो ये लो आपको सीधे सीधे मोल ऑफ NaOH आ गए। मोल ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 2 इंटू 10 बाय 31। ये आ गए अपने NaOH के मोल। बस अब मोलैरिटी ही तो निकालनी है, मोलैरिटी बराबर मोल अपॉन वॉल्यूम। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 10 बाय 31, तो क्या हो गई, मोलैरिटी हो गई, सॉरी मोल हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यानी 0.5 कर दो। 0.5 का मतलब हाफ भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 40 बाय 31। और यहाँ पे ध्यान दो 10 की पावर -1 की टर्म में है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 40 बाय 31 को, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1.29 m आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बच्चों, 1.29 m आ जाएगा। इंटू 10 की पावर -1 में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 12.9 इंटू 10 की पावर -1। तो 12.9 यानी नियरेस्ट इंटीजर में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डुमास मेथड नाम दिया हुआ है बट दिस इज मेनली बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे डुमास मेथड नाम तो दिया हुआ है, लेकिन ये अल्टीमेटली है क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डुमास मेथड में हम जानते हैं अगर किसी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम CuO के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर का रिडक्शन हो जाता है और वो Cu में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो N2 में जाता है,
और बाकी का जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 एंड H2O फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली रिएक्शन है। आपको इन्होंने एक ये 2x प्लस वाई बाई टू एक्स वाई बाई टू जेड बाई टू ये दिया हुआ है इनकी स्टाइक्योमेट्रीज, आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो आप तो नॉर्मली भी इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। या देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, C2H7N, एक बार मैं लिख लेता हूँ, C2H7N प्लस ये कितना हो गया बच्चों 2x प्लस वाई बाय टू इंटू CuO दिया हुआ है। यहाँ क्या हो जाएगा XCO2 और यहाँ क्या हो जाएगा y बाय टू H2O और यहाँ क्या दिया हुआ है Z बाय टू N2 प्लस 2x प्लस वाई बाय टू इंटू कॉपर, ये अपना हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चेक करो जरा, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कार्बन के कितने नंबर है बच्चों, 2। कार्बन के कितने हैं, 2। तो ये पूरी रिएक्शन में रिएक्टेंट तरफ एक ही कार्बन है, 2। प्रोडक्ट में कितनी जगह कार्बन है, एक ही जगह तो है, यानी ये x की वैल्यू तो 2 हो गई, सिंपल बात। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अच्छा y की बात करते तो हाइड्रोजन पूरी रिएक्टेंट तरफ एक ही तरफ है 7 और प्रोडक्ट की तरफ देखो हाइड्रोजन एक ही तरफ है, यानी ये कितना हो जाएगा, y बाय टू की वैल्यू चेक करो, y बाय टू की वैल्यू, y बाय टू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 बाय टू, तभी तो 7 बाय टू पुट करोगे, 2 से 2 कट के हाइड्रोजन 7 आएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे कितनी आ गई, 7 आ गई। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक मेथड था। अगर मैं नॉर्मली इसको बैलेंस करने का तरीका बताऊं ना आपको, तो नॉर्मली भी तुम बैलेंस कर सकते हो इसको ना। नॉर्मली कैसे बैलेंस करोगे, इसके लिए एक बार दोबारा इक्वेशन लिखनी होगी, C2H7, ठीक है, C2H7N प्लस CuO गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस N2 प्लस कॉपर। अब नॉर्मली अपने हिसाब से बैलेंस करो, जैसे तुम बैलेंस करते आए हो ना। तो कैसे बैलेंस करोगे सोचो, कार्बन 2 है तो यहाँ पे लगा दोगे तुम 2, हाइड्रोजन 7 है तो यहाँ पे लगा दोगे तुम 7 बाय टू, कॉपर कितना, नाइट्रोजन कितना है 1, इधर कितना है 2, तो यहाँ पे लगा दोगे तुम 1 बाय टू। अच्छा इसके बाद क्या बचा, कॉपर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिन लेते हैं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 है ना, 4 प्लस इधर से कितना आएगा 7 बाय टू, ठीक है, और बस ये कितना हो जाएगा, सही है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, कॉपर कार्बन कितना हो गया 2, हाँ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 15 बाय 2, यानी यहाँ पे कितना आएगा 15 बाय 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 बाय 2 और यहाँ कॉपर कितना आ जाएगा 15 बाय 2। ये लो, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब कंपेयर कर लो, इधर से कंपेयर कर लो, ठीक है। तो आई थिंक आपने अच्छे से कर लिया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा 7, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, pH यानी कि आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। The pH of a solution obtained by mixing 50 ml of 1 mSCl and 30 ml of 1 mNaOH is। तो बच्चों देखो इसका मेथड अगर मैं आपको बताऊं ना सॉल्व करने का, ये pH की वैल्यू दे रखी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आप ऐसे क्वेश्चन में जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, देखो ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे केस में आप फॉर्मूला लगाया करो M इक्वल्स टू MaVa माइनस MbVb अपॉन Va प्लस Vb। एक्चुअली ये क्या फॉर्मूला है, देखो इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस इक्विवेलेंट ऑफ बेस है ना। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 है ना दोनों का, NaOH और HCl का 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ A माइनस इक्विवेलेंट ऑफ B लगा देंगे। तो सोचो अगर यहाँ पे ये वैल्यू आपकी कैसी आती है बच्चों, पॉजिटिव आती है, यानी इक्विवेलेंट ऑफ A इज एसिड इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यानी कि pH 7 से कम आएगा और ये कंसंट्रेशन या जो भी इक्विवेलेंट इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। देखो मान लो इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 0.5, तो इसका 0.5 इसको 0.5 को न्यूट्रलाइज कर देगा, बचा कितना 1.5, यानी इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन 1.5 आएगा और उसकी तरफ से क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों M बराबर MaVa माइनस MbVb अपॉन Va प्लस Vb है,
तो m बराबर, अच्छा एक डाउट आ रहा होगा, अगर यहाँ सर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो कुछ नहीं, वो इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा, OH माइनस का हो जाएगा, यानी बेस का हो जाएगा, तो वहां से POH निकाल लेना। ठीक है, तो m बराबर MAVA माइनस MBVB अपॉन VA प्लस VB। m बराबर MA की वैल्यू चेक करो 1 इंटू VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 माइनस MB की वैल्यू कितनी हो गई 1, VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई कितनी है 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 30। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 50 माइनस 30 यानी 20/80 यानी कि 1/4, चेक कर लेना 1/4। ठीक है, 50 माइनस 30, ठीक है 50 माइनस 30 यानी 20/80 हो गया, यानी कि 1/4 m आ गई आपकी। अच्छा ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी ये जो अब कंसंट्रेशन है ये किसकी कंसंट्रेशन हो गई, H प्लस आयन की। देखो लॉजिक समझो, ये H प्लस की कंसंट्रेशन हो गई कितनी बच्चों 1/4, कितनी हो जाएगी 1/4 m हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं, तो H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25 या 2.5 इंटू 10 की पावर -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2.5 की वैल्यू दे रखी है। अच्छा सोचो यही वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही होती, ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही होती, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही होती, मान लो माइनस का 1/4 आ रही होती, तो ये कंसंट्रेशन किसकी ले लेता मैं, OH माइनस की, वैल्यू वही लेता 1/4। भाई माइनस साइन तो केवल ये बता रहा है कि बेसिक नेचर होगा, और प्लस साइन ये बताता है कि ये एसिडिक नेचर होगा, तो यहाँ पे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 1/4 हो जाती। ठीक है, बट फिलहाल चलिए पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव लॉग ऑफ 2.5 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू तो आएगी 1 माइनस लॉग 2.5 कितना दिया हुआ है 0.3979, 0.3979, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 0, 9 में से 3 गया तो बच्चों 6, यानी कि 0.6021, और यहाँ देखो क्या दिया हुआ है इंटू 10 की पावर -4 किया हुआ है, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6021 इंटू 10 की पावर -4, यानी 6021 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट इंटीजर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर जो है वो कितना हो जाएगा आपका 6021। According to molecular orbital theory, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे O2 2 माइनस में यानी पेरोक्साइड आयन में, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे। पाई स्टार 2p में सारे पेयर्ड हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, 0 अनपेयर्ड होंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोग देखते हैं ना, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लेंदी है। CH4 इज एड्सॉर्ब्ड ऑन 1 ग्राम चारकोल, यानी CH4 जो है बच्चों वो 1 ग्राम चारकोल पे क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉलोइंग द फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। यानी ये किसको फॉलो कर रहा है, X/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1/n को फॉलो कर रहा है। भाई ये पता होना चाहिए आपको कि फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या है, तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या है, X/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1/n, इसको ये फॉलो कर रहा है। चलिए बहुत अच्छे। अच्छा यहाँ पे नोट करिए 1 ग्राम दिया हुआ है इसने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडली आइसोथर्म 10 ml ऑफ CH4 इज एड्सॉर्ब। अच्छा यहाँ पे X क्या होता है, S होता है, X होता है मास ऑफ एड्सॉर्ब गैस, और M क्या होता है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, यानी कि जिसकी सरफेस के ऊपर वो आके क्या हो रहा हो, एड्सॉर्ब हो रहा हो। तो चारकोल के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो रहा है, यानी M की वैल्यू तो इन्होंने कर दी फिक्स। अब क्या बोल रहा है ध्यान से, अच्छा सोचो जितना अमाउंट उस गैस का आके एड्सॉर्ब होगा, यानी उस गैस के मोल भी उतने ज्यादा होंगे। उस गैस के मोल अगर ज्यादा होंगे इसका मतलब उस गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट कर रखा है ना उसने, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x की जगह पे v भी लिख सकता हूँ, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस विच इज एड्सॉर्ब ऑन m मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, x की जगह पे लिख लेता हूँ v। मान लो v वॉल्यूम चारकोल का आके एड्सॉर्ब हो रहा है, कितने पे, 1 पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। थोड़ा सा और एडजस्ट किया तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर क्या हो जाएगा,
1/n हो जाएगा। यहां तक पहले समझ में आना चाहिए। मैंने क्या किया बेटा, m की वैल्यू 1 ग्राम पुट कर दी। x क्या होगा, दैट इज मास ऑफ द CH4 एडसॉर्ब। मास ज्यादा, मोल ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, तो ये मैंने यहाँ क्या लिख दिया, v लिख दिया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम की टर्म में दिया है, ठीक है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n आ गया। अब क्या बोल रहा है, 10 ml of CH4 is adsorbed at 100 mm, पहला केस। तो केस नंबर 1 में लिख देता हूं यहाँ पे, केस नंबर 1 में क्या लिख दूंगा, कितना ml हो रहा है बच्चों, 10 ml of CH4। तो कितना हो रहा है, 10 ml of CH4 is directly proportional to p की पावर 1/n, यानी कितना हो जाएगा, 100 की पावर 1/n। चलिए पहला केस हो गया, 10 ml of CH4 adsorbed at 100 mm of Hg, whereas 15 ml is adsorbed at 200 mm। तो केस नंबर सेकंड लिख लेते हैं, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चों, कितना हो रहा था, 15 ml। 15 ml is adsorbed at 200 mm of Hg, तो ये जाएगा 200 की पावर 1/n हो जाएगा। अब बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ CH4 adsorbed at 300 mm of Hg is 10 की पावर x। तो केस नंबर 3 भी लिख लेते हैं लगे हाथों। तो क्या बोल रहा है, 10 की पावर x ml एडसॉर्ब हो रहा है जब हमारा प्रेशर कितना है 300, यानी 300 की पावर 1/n हो जाएगा। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x। बात समझ आ गई, ठीक है। सब ml में था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब mm ऑफ Hg में था तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरा मोटो क्या है, केस 1 और केस सेकंड से मैं निकालूंगा n की वैल्यू। किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, वो डाल दूंगा यहाँ पे, लॉग ले लूंगा, x सॉल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, फ्रॉम केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 मैं क्या कर रहा हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 15/10, यानी कि हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ हो गया 200 की पावर 1/n, 100 की पावर 1/n, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं लॉग ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा बच्चों log 3 माइनस log 2 इज इक्वल टू 1/n log 2 हो जाएगा, ठीक है। log 3 की वैल्यू चेक करो कितनी दी है, 0.4771, ये हो जाएगा बच्चों 0.4771 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010, 0.3010 इज इक्वल टू 1/n 0.3010 हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ से आप आराम से 1/n की वैल्यू आ जाएगी, और लास्ट में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ से तो 1/n आएगा बच्चों, ठीक है। कितना आएगा 1/n चेक करना, ये हो जाएगा आपका 1671 0.1761 डिवाइडेड बाय 0.3010, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3010 अपॉन 0.1761। तो आइए सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि वैल्यू दी हुई है, तो 1/n की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.585 है ना। 1/n की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.585, ठीक है। 1/n की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.585। अब 1/n की वैल्यू 0.585 आ गई, चलिए ठीक है। यहाँ से 1/n की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आई थिंक कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई होगी, तो यहाँ पे देखिएगा 1/n की वैल्यू, ठीक है, ये हो गया बच्चों अपना। यहाँ से 1/n की वैल्यू अपन देख लेते हैं, 1/n की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 0.585। कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे था ना अपना। तो ये कितना हो गया बच्चों, 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.585, 0.585, 0.585, यही आ रही है, कितनी आ रही है, 0.585। तो चलिए भाई इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो ये हो जाएगा भाई 3 पहली बार तो जाएगा नहीं है, 3 मान लो 0.3 है, तो ये 1.7 हो गया, 0.585 आ जाएगा, तो 1/n की वैल्यू आ गई। नाउ यूज इन द केस नंबर 3, तो 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 300 की पावर 1/n सीधे डाल देता हूँ 0.585, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, 0.585 हो जाएगा हमारी किसकी वैल्यू, 1/n की वैल्यू। चलिए भाई अभी हमें क्या करना है, लॉग लेना है, तो ये हो जाएगा x log 10, कितना हो जाएगा बच्चों, x log 10 इज इक्वल टू 0.585 log 300 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.585 इंटू log 3 हो जाएगा 0.4771 और ये हो जाएगा log 100 यानी कि कितना हो जाएगा 2। x बराबर कितना हो गया बच्चों 0.585 इंटू 2.4771, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बच्चों 1.279। x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 1.279 और x की वैल्यू अगर हमें 1.279 मिल जाएगी 1.279 तो नियरेस्ट इंटीजर में x की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम लोग। अच्छा 10 की पावर -2 भी करना है, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है इंटू 10 की पावर -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 127.9 इंटू 10 की पावर -2। तो नियरेस्ट इंटीजर में 127.9 को राउंड अप करोगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों 128, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको 128। तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करके हमने क्या निकाल लिया 1/n निकाल लिया और फिर 3 डिवाइडेड बाय 1 कर लो या तीसरी इक्वेशन में डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 128 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। ये तीसरा केस था ना हमारा, इसके अंदर हमने किसकी 1/n की वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, लॉग लिया और हमें आंसर मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 3 डिवाइडेड बाय 1 करके भी ये v की वैल्यू लॉग लेके सॉल्व करके आ सकते हो। तो फाइनल आंसर इन इंटीजर इज 128। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको रेट कांस्टेंट यानी काइनेटिक्स में आर्रहनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन A गिव्स B द रेट कांस्टेंट K इन सेकंड इनवर्स इज गिवन बाय। तो log K की वैल्यू दे रखी है, याद करो हमारी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, K इज इक्वल टू AE की पावर -EA बाय RT होती है आर्रहनियस इक्वेशन। जब हम log ले लेते हैं तो क्या आ जाता है log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT, ठीक है, log ले लीजिएगा ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं इससे, क्योंकि हमें एक्टिवेशन एनर्जी ही तो निकालनी है किलो जूल में। तो देखिए ये तो हो गया log A, ये log log A और ये वाली वैल्यू को अपन इक्वेट करते हैं। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका EA बाय 2.303 RT इज इक्वल टू कितना है ये 2.47 इंटू 10 की पावर 3 बाय T, ठीक है। T से T कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी EA इज इक्वल टू 2.47 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2.303 इंटू R। ध्यान दीजिए किलो जूल में पूछा है तो R की वैल्यू आप किलो जूल में पुट करिएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 8.314। हालांकि उन्होंने जूल में दे रखा है, किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना अपने को, ये हो गया अपना, ठीक है। तो 2.47 इंटू 10 की पावर 3 2.303 R की वैल्यू डाल दी। अच्छा टेम्परेचर तो खैर कैंसिल आउट हो ही गया है ना, ये T से T आपका कैंसिल आउट हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी EA की वैल्यू मिल जाएगी किसके अंदर किलो जूल में। तो इसका आंसर देखता हूं मैं यहाँ पे बच्चों, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद लास्ट में हमें 47.29 मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा अपने को 47.29 मिलेगा। और जब मैं इसका होल नंबर में देखूंगा है ना, इंटीजर में देखूंगा तो मुझे किलो जूल में कितनी वैल्यू मिलेगी 47, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट इंटीजर कितना हो जाएगा आपको बच्चों 47 हो जाएगा। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Zn+ आयन। ध्यान दीजिए Zn+2 नहीं है, Zn+, कई बच्चे जल्दीबाजी में Zn+2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो जिंक एटॉमिक नंबर 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2। और अगर Zn+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां तक तो सब सेम 3d10 4s1। अब उसने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Zn+2। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला हमारा आउटरमोस्ट है। इसके लिए n की वैल्यू पूछता तो 4, l की वैल्यू है सब शेल के लिए 0, m की वैल्यू 0
और s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस हाफ में से कुछ भी। तो बेसिकली m की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे करेक्ट इंटीजर में कितना आ जाएगा बच्चों, अपना 0 आ जाएगा।